हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हरियाणा जुडिशरी के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं और आज हम लिमिटेशन एक्ट करने जा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट का अगर हम पर्पस कहें कि लिमिटेशन एक्ट हम बनाया क्यों गया है, तो ये एक लिमिट सेट करता है कि हमने सूट्स या एप्लीकेशन को कितने टाइम के अंदर कोर्ट में लेके जाना है। अगर हम ये लिमिट नहीं सेट करेंगे और किसी भी टाइम पे अगर हम पार्टीज को अलो कर देंगे कि आप अपनी रेमेडी लेने के लिए कोर्ट में चले जाओ, तो फिर क्या होगा कि जो आपने एक वर्डिंग सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कि जितना देर से जस्टिस मिलेगा वो ऐसा जस्टिस होता है कि जस्टिस हो ही नहीं रहा है। तो अब ऐसे केसेस, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हो जाएगी, बहुत ज्यादा केसेस एक टाइम पे तो शायद कोर्ट के पास काम ना हो, एक टाइम पे इतना बर्डन हो जाएगा कोर्ट के पास कि वो केसेस को संभाल नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या है, वही कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड वाला, कि जितने, और दूसरी चीज ये भी है कि अभी अगर कुछ फ्रेश इंसिडेंट हुआ है तो जो पार्टीज हैं उनको उस चीज की नॉलेज अच्छे से होती है और वो अच्छी तरीके से कोर्ट में उस चीज के लिए एविडेंस वगैरह दे सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गैप बढ़ता जाएगा, मेमोरीज जो हैं वो धुंधली पड़ती जाएंगी और उसमें कुछ मिलावट के भी चांसेस हो सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा जो एक्चुअल में चीज हुई है हम वो उतना नहीं याद रख पाएंगे और उसमें कुछ अपनी तरफ से फैक्ट्स जोड़ के भी हम कन्वे कर सकते हैं कोर्ट के पास। तो इन चीजों को होने से बचाने के लिए हमने लिमिटेशन एक्ट को बनाया। और लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिविल सूट्स और जो सिविल केसेस हैं उन पे ही एप्लीकेबल होता है। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए सीआरपीसी में क्रिमिनल प्रोविजंस हैं लिमिटेशन की, जहां पे लिमिटेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोविजंस दी हुई हैं। अब क्या बात हो रही है कि जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या है, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नॉट द राइट। तो अब रेमेडी को बार करता है, नोट राइट को नहीं। तो इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसका रिकवरी सूट फाइल करने का कोर्ट ऑफ लॉ में रिकवरी सूट फाइल करने का टाइम पीरियड कितना है, 3 साल। अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर सूट नहीं फाइल किया तो ठीक है, आप कोर्ट के थ्रू वो पैसे नहीं ले सकते, लेकिन आपका उस पर्सन से पैसे लेने का राइट तो अभी भी सबसिस्ट कर रहे हैं ना, पैसे तो आपने फिर भी लेने हैं। तो अब आप कोर्ट ऑफ लॉ में ना जाके चाहे पर्सनल सेटलमेंट्स कर लीजिए, चाहे उनसे कुछ खरीद लीजिए, उसमें सेट ऑफ करवा दीजिए, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू आप वो रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो मेन हो गया। अब जो लिमिटेशन है वो एक लिमिटेशन एक्ट जो है वो एक क्या कहते हैं, लेक्स फोरी लॉ है। लॉ 2 तरह का होता है, एक तो लेक्स फोरी और लेक्स लोकी। जो लेक्स लोकी लॉज होते हैं वो लोकल लॉज होते हैं और लेक्स फोरी लॉज क्या है, फॉरम पे जो लॉज अप्लाई होते हैं, मतलब जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है उनके हिसाब से हम लॉ को एप्लीकेबल करते हैं। अब जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसमें इन टोटल 32 सेक्शंस हैं और 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये चैप्टर्स में नहीं, पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम सेक्शन जो फर्स्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। जो पार्ट 1 है उसमें सेक्शन फर्स्ट एंड 2 की बात की गई है। ठीक है, ये प्रिलिमिनरी पार्ट है। पहले हम इसका प्रियम्बल करते हैं। प्रियम्बल क्या कहता है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स फॉर पर्पसेस कनेक्टेड देयरविद। अब ये एक्ट क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है और अमेंड कर रहा है लॉ ऑफ लिमिटेशन को। और यहाँ पे देखिए लिमिटेशन ऑफ सूट्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स वर्ड लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ पे इसके प्रियम्बल से ही पता चल रहा है कि इसने सूट्स वर्ड डाला है, तो ये सिविल प्रोसीडिंग्स पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसका जो इनेक्टमेंट डेट है वो क्या है,
वो है 5 अक्टूबर 1963। इस एक्ट का नेम क्या है? द लिमिटेशन एक्ट 1963। और ये 1963 का एक्ट नंबर 36 है। 1936 में ये 36वां एक्ट था जो उस टाइम पे पास हुआ था। और इसकी एनफोर्समेंट डेट कौन सी है? एनफोर्समेंट डेट है 1 जनवरी 1964। ठीक है। अब इस एक्ट का नेम, द एक्ट में बी कॉल्ड एज लिमिटेशन एक्ट 1963। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। और ये केम इनटू फोर्स क्या है? 1 जनवरी 1964। जो हमारा सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन से डील कर रहा है। इसमें डेफिनेशंस 2 क्लॉज ए में एप्लीकेंट की डेफिनेशन दी है, जो बता रहा है कि एप्लीकेंट में पिटिशनर भी इंक्लूड होता है, या कोई भी पर्सन जिससे कि एप्लीकेंट अपना राइट डिराइव कर रहा है। और थर्ड, जिसकी जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर्सन को एप्लीकेंट रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो सब एप्लीकेंट के डेफिनेशन में आते हैं। 2 क्लॉज बी कहता है एप्लीकेशन का में पिटीशन भी इंक्लूडेड होती है। 2 क्लॉज सी विल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें कि हुंडी या चेक भी इंक्लूड होते हैं। बॉन्ड 2 क्लॉज डी, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा एक बंदा अपने आप को बाउंड कर लेता है कि मैंने तुम्हें पेमेंट, मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर मैंने एक पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म कर दिया या परफॉर्म नहीं किया। तो जैसे आपने देखा होगा नौकरी पेशा लोगों में ना बॉन्ड्स भरवा लेती हैं प्राइवेट कंपनीज की, आप इतने टाइम के अंदर अंदर आपने अगर हमारी कंपनी को छोड़ा, किसी और कंपनी को ज्वाइन किया, तो आपको इतने पैसे इस कंपनी को भरने पड़ेंगे। तो अब ये बॉन्ड्स भरे जाते हैं। ठीक है। 2 क्लॉज ई कहता है डिफेंडेंट की डेफिनेशन, जिससे कि डिफेंडेंट ने अपना राइट लायबिलिटी डिराइव की है, या जिसकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डिफेंडेंट एंड एज एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव, तो वो पर्सन डिफेंडेंट होता है। 2 क्लॉज एफ में ईजमेंट की डेफिनेशन दी गई है। ईजमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी पर्सन, मतलब ईजमेंट के थ्रू कोई भी पर्सन एंटाइटल्ड है कि वो किसी और की सॉइल को, मतलब किसी और पर्सन की जमीन को, या उस पे जो भी उग रहा है या अटैच्ड है, उसको अपने फायदे के लिए अप्रोप्रिएट भी कर सकता है, वो रिमूव भी कर सकता है। ठीक है। 2 क्लॉज जी फॉरेन कंट्री की बात कर रहा है, तो फॉरेन कंट्री कोई भी कंट्री जो कि इंडिया नहीं है वो फॉरेन कंट्री है। 2 क्लॉज एच बात कर रहा है गुड फेथ की। गुड फेथ जो कि हमने विद ड्यू केयर एंड अटेंशन नहीं किया, वो चीज गुड फेथ में नहीं कवर होगी, बाकी सब गुड फेथ में किया होता है। और 2 क्लॉज आई बात कर रहा है प्लेंटिफ की, वही जिससे प्लेंटिफ ने अपना राइट डिराइव किया है टू स्यू, और जिसकी स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2 क्लॉज जे, वो बात कर रहा है पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसमें 2 टर्म्स आपको बार बार मिलेंगी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो जो हमारे शेड्यूल में हमें पर्टिकुलरली 3rd कॉलम में बताया गया है कि 3 साल का टाइम पीरियड है, आपने 1 साल के अंदर अंदर सूट फाइल करना है, 3 साल के अंदर फाइल करना है, 12 साल के अंदर फाइल करना है, ऐसा उन्होंने टाइम पीरियड बता रखा है। अलग अलग सूट्स के लिए अलग अलग टाइम पीरियड है। तो वो जो 3 साल, 7 साल, 1 साल का टाइम पीरियड है, दैट इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड क्या होता है? आपको कुछ एग्जम्पशंस दी हुई हैं, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि आपने अगर आपका केस उन एग्जम्पशंस में पड़ रहा है तो फिर आपको वो टाइम डिडक्ट करके आगे उतना ही एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। जैसे मान लीजिए एक माइनर है, माइनर को टाइम मिल गया कि आप जब मेजॉरिटी अटेन करोगे उसके बाद आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है उसके बीच बीच में आप टाइम सूट फाइल कर सकते हो।
या फिर जैसे सेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर जब टाइम प्रिस्क्राइब पीरियड जिस दिन खत्म हो रहा है उस दिन अगर कोई हॉलीडे आ गई तो अगले दिन का टाइम पीरियड कोर्ट पार्टीज को दे देगी। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कितना हो गया, जिस दिन तक हम सूट फाइल कर सकते हैं ना वो हमारा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड हो गया। सारा कुछ काट छाट के जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला उस टाइम को हम प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कहेंगे। ठीक है। 2 क्लोज के क्या कह रहा है, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन बता रहा है कि कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पे मेकर एंगेज कर रहा है कि मैं आपको कुछ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी दूंगा, ठीक है, कब दूंगा, चाहे ऑन डिमांड या फिर एट साइट, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट फिक्स कर लेती हैं कि इस टाइम के बाद आपका ये टाइम गुजर गया तो मैं आपको पर्टिकुलर अमाउंट पे करूंगा ही करूंगा। 2 क्लोज एल क्या कह रहा है, सूट में अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं होती क्योंकि अपील्स फाइल करने के लिए लिमिटेशन अलग है, एप्लीकेशंस फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड अलग होता है, तो यहाँ पे सूट में अपील और एप्लीकेशन इंक्लूडेड नहीं होती। और 2 क्लोज एम क्या कह रहा है, टोट की डेफिनेशन बता रहा है कि ये एक सिविल रॉन्ग होता है जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होता। और 2 क्लोज एन क्या कह रहा है, ट्रस्टी की डेफिनेशन बता रहा है, ट्रस्टी does not include a बेनामीदार, a mortgagee remaining in possession after mortgage has been satisfied or a person in wrongful possession without title। ठीक है, तो वो पर्सन क्या हो गया, ट्रस्टी। अब हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो गया सेक्शन 3 से। ठीक है, इसमें इन टोटल कितने सेक्शंस हैं, 3 से लेके 11 तक सेक्शंस हैं। ये बात कर रहा है लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, जो सूट्स, अपील्स एंड एप्लीकेशन की लिमिटेशन है वो कितनी कैसे है वो पार्ट 2 डील कर रहा है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 3, जो बात कर रहा है बार ऑफ लिमिटेशन। अब क्या कह रहे हैं कि जो सेक्शन 4 से लेके 24 तक की जो प्रोविजंस हैं उसमें 4 और 24 दोनों इंक्लूसिव हैं, उनकी प्रोविजंस को ध्यान में रख के हर सूट, अपील या एप्लीकेशन जो कि प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद फाइल की गई है, यहाँ पे देखिए वर्ड यूज किया गया है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। ठीक है, जितना कांट छांट के हमारा मतलब सारी जो भी हमारी एक्सक्लूजन्स वगैरह सब कुछ कर आके हमारा पास जो टाइम है उसके बाद अगर हम सूट फाइल कर रहे हैं या अपील प्रेफर कर रहे हैं या एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वो सूट डिसमिस होगा, चाहे लिमिटेशन को एज अ डिफेंस हमने डाला है, मतलब हमने एज अ डिफेंस लिमिटेशन को क्लेम किया है, चाहे नहीं किया है। अगर सूट लिमिटेशन के बाद फाइल किया गया है या एप्लीकेशन या अपील तो वो ऑटोमेटिकली बार्ड होगी। सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अब हम इस एक्ट के हिसाब से सूट को कब इंस्टीट्यूटेड समझेंगे, ऑर्डिनरी केस में तो जब हमने प्लेंट को प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रेजेंट कर दिया तो हम समझेंगे कि हमने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अगर मान लीजिए हम सूट हमने तैयार वगैरह सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे कि जो सिविल सूट्स फाइल करने होते हैं वो आपने पहले रजिस्ट्री के पास भेजने होते हैं, कोर्ट के ही एक ऑफिस होता है, वो सारा कुछ चेक करके फिर उसको कोर्ट में पेश करते हैं। इन केस आप क्या करते हो, आप वहां पे जाके किसी अहमद वगैरह को दे आते हो, लेकिन मतलब प्रॉपर वे से रजिस्ट्री के पास नहीं दे के आते, तो वहां पे आपका सूट इंस्टीट्यूट नहीं हुआ माना जाएगा। और पॉपर के केस में हम क्या समझेंगे, जब आपने एप्लीकेशन डाली है कि मुझे एज अ पॉपर स्यू करने दिया जाए तो उसी दिन से हम समझेंगे कि जो उसने सूट फाइल करना था वो सूट फाइल कर दिया। और अगर कंपनी के अगेंस्ट हमने कोई क्लेम फाइल करना है जो कि बाउंड अप हो चुकी है, तो जिस दिन क्लेमेंट ने फर्स्ट टाइम पे अपना क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास डाला है, सेम डे आपका मतलब उस चीज के रिगार्डिंग सूट फाइल किया माना जाएगा। और
क्लोज बी क्या कह रहा है, अगर आपने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम फाइल करना है तो फिर वहां पे देखो, पहले तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम को हम सेपरेट सूट मानेंगे, और वो कब से इंस्टीट्यूटेड माने जाएंगे, जो सेट ऑफ है वो तो उसी दिन से कंसीडर किया जाएगा जिस दिन से हमने जो ओरिजिनल सूट है जिसमें हमने सेट ऑफ क्लेम किया है वो फाइल हुआ था, वो मतलब बैक डेट से रिलेट करेगा। और काउंटर क्लेम उस दिन से जिस डे पे हमने काउंटर क्लेम को कोर्ट में पेश किया है, ठीक है, कोर्ट में दिया है, तो उस दिन हम मानेंगे कि उस दिन हमने सूट फाइल किया है, क्योंकि ये सेपरेट सूट्स कंसीडर होते हैं। और क्लोज सी क्या कहता है कि अगर एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट इज मेड व्हेन एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, तो हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन फॉर मोशन है वो कब कंसीडर की जाएगी कि हमने कब डाली है, जिस दिन हमने प्रॉपर ऑफिसर के सामने उसको पेश किया है। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन 4 जो बात करे एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन का उस दिन एक्सपायर हो रहा है जिस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, तो सूट, अपील या एप्लीकेशन किस दिन इंस्टीट्यूट की जा सकती है कोर्ट में, उस दिन जिस दिन कोर्ट रीओपन हो रही है, ठीक है। मान लीजिए कोर्ट में समर वेकेशंस होती हैं, सिविल सूट्स की स्पेशली बात करें तो वो पूरा महीना बंद रहती हैं। मान लीजिए वो 1 जून को क्या बन रहा था, लास्ट डे ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड था, तो आपको जब 1 जुलाई होगी ना तो उस दिन आपको टाइम मिलेगा कि आपने आप जो आपका सूट फाइल करना था आप 1 जुलाई को फाइल कर सकते हो, ठीक है। और कोर्ट इसकी एक्सप्लेनेशन ये इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी एक्सप्लेनेशन कहती है कि अगर कोर्ट के मान लीजिए उसमें 8 आवर्स ऑफ वर्किंग होता है, तो इन केस उसमें से किसी आधे घंटे के लिए भी या 10 मिनट के लिए भी कोर्ट क्लोज होती है, मतलब ऑफिशियली बंद होती है, तो हम कंसीडर करेंगे कि उस दिन पूरा दिन कोर्ट बंद थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 5 जो बात कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इन सर्टेन केसेस। कोई भी अपील या एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी। अब यहाँ पे पहले ही वर्डिंग कह रहे हैं कि कोई अपील या एप्लीकेशन, मतलब कि इसमें सूट इंक्लूडेड नहीं है, और दूसरी चीज कि इसमें जो अदर देन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21, इट मींस कि एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सूट और अपील एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे, सूट और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस पे सेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, पहली चीज तो ये। अब ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी, अपील या एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी कोर्ट के द्वारा एडमिट की जा सकती हैं अगर जो एप्लीकेंट है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि मेरे पास सफिशिएंट रीजन था कि मैं इन टाइम कोर्ट में अपील या एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सका, ठीक है, पहली तो ये चीज। अब एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि एप्लीकेंट या एपिलेंट या एप्लीकेंट हाई कोर्ट की ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट से मिसलेड है, ठीक है, उसने जो टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को कंप्यूट करना था वो मिसलीडिंग की वजह से, वो भी हाई कोर्ट की किसी जजमेंट की वजह से मिसलीड हुआ है, तो वहां पे ये एक सफिशिएंट कोज होगा इस सेक्शन के अंडर। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 6 जो बात कर रहा है लीगल डिसेबिलिटी की। लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है, व्हेन अ पर्सन, अब यहाँ पे पहले तो इसके 5 सब सेक्शंस हैं, जहां पे ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास राइट है कि उसने सूट इंस्टीट्यूट करना है या फिर एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करनी है, और जिस दिन उसका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड शुरू होना है, रिकॉन होना है, उस दिन वो माइनर है, इंसेन है या इडियट है। यहाँ पे 3 चीजें हैं, माइनर, इंसेन और इडियट। ये प्री पीटी में आ सकता है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे सेक्शन 6 में एग्जाम्पशन मिलती है।
तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं सूट को या एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को सेम पीरियड में, मतलब जो उनको एक्चुअल पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिला है वो जब उनकी डिसेबिलिटी खत्म होगी उसके बाद सेम पीरियड में वो क्या कर सकते हैं, अपना सूट फाइल कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर जिस दिन टाइम प्रिस्क्राइब पीरियड शुरू होना था वही पर्सन 2 या 2 से ज्यादा डिसेबिलिटी से इफेक्टेड है, मान लीजिए वो माइनर भी है साथ साथ में वो इंसेन भी है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक नहीं स्टार्ट होगा, जब तक दोनों डिसेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। मान लीजिए वो 18 इयर्स का तो हो गया लेकिन अभी भी इंसेन है, 3 साल बाद वो बिल्कुल हेल्दी हो गया, मेंटली भी हेल्दी हो गया, वो अब सेन पर्सन है। तो जब वो सेन होगा आफ्टर दैट ओनली हिज पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट टू रन, ठीक है। अब टाइम पीरियड कितना मिलेगा, उतना ही जितना उसको, अगर वो माइनर या इंसेन ना होता, जितना उसको तब मिलता पीरियड ऑफ लिमिटेशन उतना ही मिलेगा। क्लॉज 3 क्या कहता है कि अब अगर किसी पर्सन की, कोई पर्सन डिसेबल है, उसकी पूरी लाइफ में उसकी डिसेबिलिटी खत्म ही नहीं हुई, तो उसका टाइम पीरियड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं ना, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कितने टाइम के अंदर, जितना उसको थर्ड कॉलम में टाइम पीरियड मिला है वो उतने टाइम पीरियड के अंदर सूट फाइल कर सकता है। अब क्लॉज 4 क्या कहता है, मान लीजिए उसका लीगल रिप्रेजेंट, पहले तो वो खुद किसी डिसेबिलिटी से अफेक्टेड था, अब मान लीजिए उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी डिसेबल है, मान लीजिए वो माइनर ही है, एक डिसेबिलिटी ही कंसीडर कर ले, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे जिस दिन उसकी डिसेबिलिटी खत्म होगी उसके बाद उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। और अगर माइनर, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक से ज्यादा डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है, जब तक उसकी सारी डिसेबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती तब तक उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। और क्लॉज 5 क्या कहते हैं, ये एक बात है कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। एक बार मान लीजिए कोई पर्सन की डिसेबिलिटी खत्म हो गई और उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, पर जैसे ही उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके पास ये नहीं है, क्योंकि एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया, अब वो मान लीजिए वो डिसेबल भी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको उसकी डिसेबिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा। अब जितने दिन, मान लीजिए उसने महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करनी थी और विद इन 15 डेज आफ्टर सीजिंग हिज डिसेबिलिटी, आफ्टर 15 डेज ऑफ सीजिंग हिज डिसेबिलिटी दैट पर्सन डाइड, तो अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास 15 दिन ही है उसकी डेथ के बाद कि वो सूट फाइल कर सके, सूट फाइल कर सके या एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सके, ठीक है। तो माइनर में जो चाइल्ड इन वोम है वो भी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 7 जो बात कर रहा है डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्संस। अगर एक से ज्यादा पर्संस एंटाइटल्ड हैं ज्वाइंटली कि वो कोई सूट फाइल कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और वो सभी किसी ना किसी डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, तो वहां पे अगर तो उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि हम में से जो भी सही होगा वो डिस्चार्ज दे देगा, मतलब वो अपनी कंसेंट दे देगा बाकियों की कंसेंट के बिना, तो फिर वहां पे अगर उन्होंने ऐसा कुछ फिक्स कर रखा है तो टाइम सबके अगेंस्ट रन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे बाकियों की मर्जी के बिना कंसेंट नहीं दी जा सकती तो टाइम तब तक स्टार्ट नहीं होगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक या तो सभी की कंकरेंस ना मिल जाए या फिर डिसेबिलिटी ना खत्म हो जाए सबकी, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ एवरी काइंड, मतलब जो कंसेंट है या जो भी अथॉरिटी है वो हर चीज के रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। और हम बात कर रहे हैं कि बाकियों की मर्जी के बिना डिस्चार्ज दे सकता है, तो
कौन दे सकता है? जैसे कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली है, वो अपनी फैमिली के बिहाफ पे बाकी सभी की मर्जी के बिना कंसेंट दे सकता है। तो एक्सप्लेनेशन 2 उसी की बात कर रहा है। सेक्शन 8 बात कर रहा है स्पेशल एक्सेप्शंस की। तो अब हमने सेक्शन 6 और 7 में क्या कहा कि अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है, ठीक है, सेक्शन 7 में जॉइंट लायबिलिटी की बात की गई है और सेक्शन 6 में लीगल डिसेबिलिटी की बात की गई है। तो अब अगर कोई सेक्शन 6 जो 7 है वो एक तो प्रीएम्पशन के सूट्स पे फाइल अप्लाई नहीं होगा। प्रीएम्पशन के सूट्स क्या होते हैं? जहां पे आपका प्राथमिक राइट होता है, पहला राइट होता है। मान लीजिए आपके घर के साथ कोई घर बना हुआ है, वो बेचना चाह रहा है, तो आपको सबसे पहला राइट आपका है कि आप मार्केट रेट पे उस घर को खरीद ले। किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट आपका राइट बनेगा अगर आप उसकी रीजनेबल वैल्यू पे करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैं पे करने के लिए तैयार हूं, सामने वाला कहता है तेरे को तो नहीं दूंगा, बाकी चाहे किसी को भी दे दूं, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं कि जितनी ये अमाउंट क्लेम कर रहा है उतनी मैं देने के लिए तैयार हूं, फिर भी ये मुझे नहीं बेच रहा, किसी थर्ड पर्सन को बेच रहा है। तो ये आपका प्रीएम्पशन का राइट है, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि देखिए डिसेबिलिटी सीज होने के बाद चाहे सेक्शन 6 और 7 में कुछ भी लिखा हो, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम पीरियड कितना मिलेगा? 3 इयर्स, ठीक है। मान लीजिए कई सूट्स फाइल करने के लिए या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करने के लिए आपके पास 12-12 साल का टाइम पीरियड है, तो पहले ही 12 साल तो हमने डिसेबिलिटी खत्म होने की वेट की और उसके बाद फिर से 12 साल दें। तो इस चीज को रोकने के लिए यहाँ पे सेक्शन 8 में दिया गया है कि डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद अगर तो आपके पास ओरिजिनली ही टाइम ज्यादा पड़ा है, मान लीजिए आपके पास 12 साल का टाइम पीरियड था, अभी 6 साल खत्म हुए हैं, 6 साल खत्म होने के बाद आपकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई, तो आपको जो 6 इयर्स आपके लेफ्ट ओवर हैं वो तो सारे के सारे मिल जाएंगे। बट इनकेस आपने 12 के 12 साल खत्म हो गए, उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी सीज हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको टाइम पीरियड कितना मिलेगा? 3 साल। सेक्शन 9 बात कर रहा है कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, जो हमने सेक्शन 6 क्लॉज 5 में बात की थी कि अगर एक बार टाइम आपका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो रन करना स्टार्ट कर गया, तो चाहे उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी है या इनेबिलिटी है, वो इसको स्टॉप नहीं करती। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द एस्टेट ऑफ क्रेडिटर हैज बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, मान लीजिए मैंने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, अब जो पर्सन जिसको मैंने अथॉरिटी दी है ना कि वो मेरे बिहाफ पे सूट फाइल कर सकता है, उसी को दे दी जो जिससे मैंने पैसे लेने हैं। तो जितने टाइम उसी पर्सन के पास अथॉरिटी रहेगी जिससे मैंने पैसे क्लेम करने हैं, उतने टाइम के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन सस्पेंडेड रहेगा, क्योंकि वो तो जानबूझ के सूट फाइल नहीं करेगा और पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 10 बात कर रहा है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, नथिंग एनीथिंग कंटेन इन द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने ट्रस्टीज या रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, वो हम किसी भी टाइम पे फाइल कर सकते हैं, उसके लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो लेकिन जो ट्रस्ट हैं या उनके जो ट्रस्ट हैं वो विदाउट वैल्यूएबल कंसीडरेशन के होने चाहिए, ठीक है। और क्योंकि ट्रस्टीज वगैरह जितने टाइम तक ट्रस्ट में रहते हैं ना, वो मान लीजिए वो चाहे 10 साल है 20 साल है, अगर उन्होंने कोई गलती किया बहुत देर बाद हमें जाके पता चल रही है, तो हम जैसे हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, अभी हम कभी भी उनके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट। सेक्शन 11 कह रहा है कि सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। अब अगर हमने किसी फॉरेन स्टेट में कॉन्ट्रैक्ट तो फॉरेन स्टेट में किया था, लेकिन सूट हम इंडिया में फाइल करना चाह रहे हैं, तो जो
इस एक्ट के मतलब लिमिटेशन एक्ट 1963 की प्रोविजंस होंगी ना, वो अप्लाई होंगी, ना कि जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वहां पे अप्लाई होगी। ठीक है। और उन जो जहां पे हमने सूट फाइल किया फॉरेन कंट्री में, वहां के जो लॉज हैं, ठीक है, हमने अगर बीच में ही सूट फाइल यहाँ पे सूट फाइल करना है तो वो कोई डिफेंस नहीं होंगे। ठीक है। लेकिन अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने ऑल किया है वहां, उसमें हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर लिया कि उस इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिमिटेशन के रूल्स हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, या फिर जो पार्टीज हैं उतने टाइम के लिए फॉरेन कंट्री में ही रह रही थी, तो वहां पे हम लिमिटेशन एक्ट की प्रोविजन से कुछ एक्सक्लूजन ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 है जो बात कर रहा है कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कैसे काउंट करना है, कौन कौन से दिन हमने बीच में लेने हैं, कौन कौन से दिन हमने अगर एक्सक्लूजन कर रहे हैं तो कौन कौन से दिन एक्सक्लूड करने हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 12 क्या कह रहा है, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स। अगर हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट कर रहे हैं किसी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए, जिस दिन से वो टाइम पीरियड स्टार्ट होना है हम उसको एक्सक्लूड करेंगे। 12 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन किसी अपील या एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील के लिए है, या रिवीजन के लिए है, या रिव्यू ऑफ जजमेंट के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखिए, अपील, एप्लीकेशन फॉर लीव टू अपील, रिवीजन या रिव्यू ऑफ जजमेंट, देन उस केस में जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई है और जितना टाइम हमें उस जजमेंट डिक्री की कॉपी लेने के लिए लगा है, ठीक है, वो सारा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और अगर हमने कोई डिक्री या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील की है, या रिवीजन के लिए डाला है, या उसको रिव्यू करने के लिए डाला है, या फिर एप्लीकेशन दी है कि भाई हम अपील फाइल करना चाह रहे हैं किसी डिक्री से या ऑर्डर से, तो जितना टाइम हमें जजमेंट की कॉपी नहीं मिलती वो टाइम पीरियड सारा एक्सक्लूड होगा। और 12 क्लॉज 4 इसमें स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है कि अवार्ड को क्या कहते हैं, अवार्ड के लिए जो एक्सक्लूजन ऑफ टाइम है वो कौन से सेक्शन में है, वो 12 क्लॉज 4 में है कि अगर जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है किसी अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो जितना टाइम हमें उस अवार्ड की कॉपी लेने में लगा है वो सारा एक्सक्लूड होगा। ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन और है, मान लीजिए कॉपी तो 10 दिन में तैयार हो जाती है, लेकिन हमने पहले तो अप्लाई करने में 10 दिन लगा दिए अपनी नेग्लिजेंस से, फिर उसके बाद हमने कॉपी लेने में 10 दिन लगा दिए, तो अब जो टाइम हमने फालतू का लगाया है वो एक्सक्लूड नहीं होगा, जितना कोर्ट की तरफ से वो टाइम लगा उस चीज को तैयार करने के लिए वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। ठीक है। सेक्शन 13 बात कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन केसेस वेयर लीव टू सू और अपील इज एज प्रॉपर इज अप्लाइड फॉर। अगर हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन को कंप्यूट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज में जहां पे हमने सूट या अपील फाइल करनी है और एज अ प्रॉपर अप्लाई करनी है, ठीक है, और वहां पे हमने एज अ प्रॉपर फाइल करने के लिए एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन वो एप्लीकेशन हो गई रिजेक्ट, तो जितने टाइम तक एप्लीकेंट ने गुड फेथ में उस एप्लीकेशन को परस्यू किया है कोर्ट में, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो फी है उसकी पेमेंट पे ये मानेगी कि जो जिस दिन ओरिजिनली वो एप्लीकेशन फाइल की गई थी उस दिन से ही सूट चला आ रहा है। ठीक है। सेक्शन 14 बात कर रहा है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग्स बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। अब अगर हमने कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन करना किसी सूट में जो कि प्लांटिफ ने विद ड्यू डिलिजेंस प्रोसिक्यूट किया है, ठीक है,
चाहे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में, चाहे अपील में, चाहे रिवीजन में, ठीक है। मतलब कि वो किसी और जगह पे फाइल करनी थी, लेकिन फाइल वो किसी और कोर्ट में कर गया, लेकिन अपनी तरफ से उसने गुड फेथ में किया है और वो किसी सिविल कोर्ट में ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स चलती रही हैं, ऐसा नहीं है कि उसने उनको प्रोसीड नहीं किया। तो अब क्योंकि वो जो कोर्ट में डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वजह से वो जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है वो है, तो वहां पे जो टाइम पीरियड किसी कोर्ट में जिसमें उसने गलत तरीके से चला लिया था, मतलब गुड फेथ में चलाया था लेकिन गलत कोर्ट में चला लिया था, वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और क्लोज टू, जैसे हम ऊपर सूट की बात कर रहे हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट, तो अब क्लोज टू बात कर रहा है किसी एप्लीकेशन के पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसमें जो एप्लीकेंट है वो ड्यू डिलिजेंस से प्रोसिक्यूट कर रहा है किसी सिविल प्रोसीडिंग्स में, चाहे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में, चाहे अपील में, चाहे रिवीजन में, ठीक है। वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा जो उसने गुड फेथ में चलाया है कोर्ट में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चाहे थर्ड क्लोज क्या कह रहा है कि चाहे ऑर्डर 23 रूल 2 जो कि बात कर रहा है कि आपने अगर कोर्ट की परमिशन के साथ विड्रॉ किया है ना सूट को, तो आप फ्रेश सूट विद इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल कर सकते हो। तो अब अगर आपने क्या कहते हैं ऑर्डर विड्रॉल किया है ऑर्डर 23 रूल 2 के हिसाब से, चाहे उसमें कुछ भी लिखा है, तो आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो अगर कोर्ट ने परमिशन दी है ऑर्डर 1 में, रूल 1 में, उस ऑर्डर में। तो और ये परमिशन इसलिए दी है कि फर्स्ट सूट इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि वहां पे डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन था, तो आपको जितना टाइम आप फाइल कर सकते हो सूट, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है कि इन एक्सक्लूडिंग द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, जिस कोर्ट में हमने गलती से केस फाइल किया था, अगर जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स इंस्टीट्यूट की गई हैं, जिस दिन वो प्रोसीडिंग्स एंड हुई हैं, वो दोनों डेज काउंट होंगे, ठीक है। और जो प्लेंटिफ या एप्लीकेंट है, अगर वो अपील को रेजिस्ट कर रहा है तो वो भी प्रोसिक्यूटिंग प्रोसीडिंग्स ही माना जाएगा। और एक इसमें हम डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं सेक्शन 14 में, और कोज ऑफ लाइक नेचर। तो कोज ऑफ लाइक नेचर की इन्होंने इनको एक्सप्लेनेशन दी है कि मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज या कोजेज ऑफ एक्शन, क्या मिसजॉइंडर भी क्या माना जाएगा, कोज ऑफ लाइक नेचर की डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन 15, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टन अदर केसेस। अदर केसेस मतलब कुछ इन्होंने स्पेसिफिकली कुछ केसेस दिए हैं, जैसे इंजंक्शन के केस में अगर हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना होता है तो हमें नोटिस देना होता है, ठीक है। वो नोटिस पीरियड होगा, एक्सक्लूड होगा, ठीक है। या फिर रिसीवर वगैरह की अपॉइंटमेंट है तो उन केसेस में जो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होता है, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 15 क्लोज 1, इसमें भी 5 सब सेक्शंस हैं। सेक्शन 15 क्लोज 1 क्या कह रहा है कि अगर कोई लिमिटेशन किसी सूट एप्लीकेशन जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की है, ऐसे सूट की इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन की इंस्टीट्यूशन हमने इंजंक्शन ऑर्डर के द्वारा स्टे करवा दी है, तो जिस दिन जितने टाइम तक ये इंजंक्शन कंटिन्यू रहेगी, जिस दिन ये इंजंक्शन का ऑर्डर इशू हुआ है और जिस दिन ये इंजंक्शन मतलब विड्रॉ हुई है, वो सब टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और पीरियड ऑफ क्लोज 2 क्या कहता है, अगर हमने कोई गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना, उसमें प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, ठीक है। तो अब जितना टाइम पीरियड हमने वो नोटिस दिया है, ठीक है, या कंसेंट लेने के लिए हमें जितना टाइम पीरियड चाहिए, वो सब कुछ एक्सक्लूड होगा। पर इसमें एक्सप्लेनेशन स्पेसिफिकली दी है कि अगर गवर्नमेंट की कंसेंट लेने के लिए हमने कुछ टाइम लिया है, तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन दी है कंसेंट लेने की और जिस दिन हमें कंसेंट मिल गई, वो दोनों दिन इंक्लूड होंगे, काउंट होंगे।
क्लोज 3 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट और बाय एनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमने सूट या एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन किसने फाइल की है, रिसीवर ने या इंटरिम रिसीवर ने, ताकि क्योंकि उस केस में पर्सन को एज एन इंसॉल्वेंट हमने डिक्लेयर एडजुडिकेट करवाना है। ठीक है, या कंपनी को वाइंड अप करवाने के लिए जो लिक्विडेटर अपॉइंट करवाना है। तो जब ऐसी प्रोसीडिंग जिस दिन स्टार्ट हुई हैं और जिस दिन रिसीवर की अपॉइंटमेंट होगी उसके 3 महीनों के बाद का पीरियड एक्सक्लूड होगा। ठीक है, और क्लोज 4 क्या कह रहे हैं, अब अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सूट फॉर पोजेशन का, ठीक है, सूट एग्जीक्यूशन किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए हमने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी और उस प्रॉपर्टी की सेल को सेट असाइड करने के लिए जो पर्सन है जिसकी प्रॉपर्टी सेल के लिए डाली गई थी उसने सेट असाइड करने के लिए कुछ प्रोसीडिंग्स चलाई हुई हैं। तो जितना टाइम पीरियड उस सेल को सेट असाइड करने के लिए हमने प्रोसीडिंग्स चलाई हैं वो टाइम पीरियड एक्सक्लूड होगा। और अगर हमने पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कि जिस दिन जब डिफेंडेंट अगर इंडिया से एब्सेंट था जिसके अगेंस्ट हमने सूट फाइल करना है, अगर वो ही इंडिया से एब्सेंट था या फिर कोई ऐसी टेरिटरी में था जो कि इंडिया से बाहर हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से भी बाहर हैं, तो वो चीज वहां पे उतना टाइम पीरियड हम जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है काउंट करेंगे उसमें से एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 16 जो बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू सू। अब अगर कोई पर्सन अगर वो जिंदा होता तो उसके पास अगर राइट टू सू होता या फिर एप्लीकेशन फाइल करने का राइट होता और जब राइट शुरू होना था अक्रू होना था उससे पहले पहले उसकी डेथ हो गई या फिर वो राइट अक्रू ही उसकी डेथ पे होना था, तो जो लिमिटेशन कब शुरू होगा, जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कैपेबल हो जाएगा टू इंस्टीट्यूट सूट या एप्लीकेशन मेक करने के लिए। क्लोज 2 क्या कह रहा है कि अगर कोई सूट किसी पर्सन के अगेंस्ट जब उसके अगेंस्ट हमारा राइट बनता उसके राइट के बनने से पहले पहले उस पर्सन की डेथ हो गई, मतलब वो जिंदा होता तो हमारा राइट बन जाता उसके अगेंस्ट फाइल करने का। ठीक है, या फिर हमारा राइट ही उसकी डेथ पे बनता है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कब होगा, जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब डिफेंडेंट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हो जाएगा, ठीक है, वो सूट या एप्लीकेशन कर सके, मतलब वो मेजर हो जाए या इनसेन था वो सेन हो जाए। ठीक है, वो सारे प्रोविजंस और क्लोज 3 क्या कह रहा है कि क्लोज 1 और 2 की प्रोविजंस प्रीएम्पशन के सूट्स पे नहीं एप्लीकेबल होंगी और हेरिडिटरी ऑफिसेस पे नहीं एप्लीकेबल होंगी। अब नेक्स्ट हमारा सेक्शन 17 जो बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। अब अगर किसी सूट या एप्लीकेशन में अगर हम क्योंकि कोई भी सूट या एप्लीकेशन है उसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो दिया हुआ है ना, और वो जो सूट और एप्लीकेशन है वो किसी के फ्रॉड मतलब डिफेंडेंट के फ्रॉड या रिस्पोंडेंट या उसके एजेंट के फ्रॉड पे बेस्ड है। ठीक है, या फिर जो राइट या टाइटल है जिसपे हमने सूट या एप्लीकेशन फाइल करना उसकी नॉलेज मतलब उसके फैक्ट्स को हमने छुपाया है बाय फ्रॉड, या फिर जो सूट या एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्योंकि कोई मिस्टेक हुई थी उसके रिलीफ उस पे बेस्ड है। और क्लोज डी क्या कहता है कि अगर जो कोई डॉक्यूमेंट है जो कि प्लेंटिफ के राइट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है,
या एप्लीकेंट के राइट्स को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उनको जानबूझ के हमने छुपा लिया ताकि पीरियड ऑफ भी उनको पता ही ना लगे, तो इतने में पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म हो जाएगा। तो वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक प्लेंटिफ या उसके या एप्लीकेंट को फ्रॉड या मिस्टेक के बारे में पता ना चल जाए या फिर कंसील्ड डॉक्यूमेंट ना उसको मिल जाए, ठीक है। और मिल तो मिल गया, और उसके साथ प्लेंटिफ के पास इसकी प्रोडक्शन के मतलब उसके पास ऐसे साधन हो कि वो उसको प्रोड्यूस कर सके। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और है, अगर आपने कोई सूट या एप्लीकेशन मतलब कोई किसी के पे प्रॉपर्टी पे चार्ज लगाना है, कोई सेटिस्फाइड क्लेम करना है, वो फ्रॉड की वजह से मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन ने प्रॉपर्टी खरीद ली, उसको पता नहीं है कि ये इस पर्सन ने फ्रॉड किया प्लेंटिफ के साथ और थर्ड पर्सन ने खरीद ली, वो मतलब गुड फेथ में यह सारा कुछ कर रहा है और परचेज के टाइम पे उसने एक तो अच्छी खासी अमाउंट ली है, उसको पता भी नहीं है कि फ्रॉड है, ठीक है। या फिर वही मिस्टेक के केस में वैल्यूएबल कंसिडरेशन दी है, उसको पता ही नहीं था कि ये चीज मिस्टेक के कारण ये चीज हो रही है, या कोई डॉक्यूमेंट कंसील्ड है, उसने उस बेसिस पे क्या कर लिया, वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो खुद पार्टी नहीं था उस कंसीलमेंट की, मतलब वो तो थर्ड पार्टी था। तो अब उन चीजों पे जो प्लेंटिफ का कोई चार्ज है या सेटिस्फाइड ऑफ ट्रांजैक्शन है, वो चीज इफेक्ट में नहीं आएगी क्योंकि इससे थर्ड पर्सन का राइट इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर जजमेंट डेटर कह रहा है कि मुझे फ्रॉड या फोर्स के द्वारा रोका गया कि मैं इस डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए फाइल ना कर सकूं, ठीक है, तो सॉरी जजमेंट क्रेडिटर कह रहा है कि जजमेंट डेटर ने मुझे फ्रॉड या फोर्स से रोका है कि मैं इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन ना फाइल कर सकूं। तो अब जजमेंट क्रेडिटर की एप्लीकेशन पे अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है ना, तो वो पीरियड खत्म होने के बाद भी आपका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। और जो फ्रॉड और फोर्स वगैरह है, अगर फ्रॉड के पता लगने के बाद जब फोर्स खत्म हो गई उसके बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर देनी है कोर्ट में, भाई। तो अब ये हमारा सेक्शन 70 तक कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। ये तीनों सेक्शंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं और वो सामने वाला पर्सन मान रहा है कि हाँ मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं। अब जिस दिन उसने मान लिया उस दिन से हमारा नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 18 यही कह रहा है मेनली। अब प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायर होने से पहले ठीक है, किसी प्रॉपर्टी या राइट के रिगार्डिंग अगर आपने सूट फाइल करना है या एप्लीकेशन डाल सकते हो, और जिस पर्सन के अगेंस्ट आपने करना है उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई इन राइटिंग और साइंड, ठीक है, तो फिर फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा जिस दिन से जो एक्नॉलेजमेंट है वो साइन हो गया, ठीक है। और क्लोज 2 क्या कह रहा है कि अगर जो राइटिंग है, एक्नॉलेजमेंट की राइटिंग है, वो अनडेटेड है, उस पर डेट ही नहीं लिखी हुई, तो अब हम फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से कंसीडर करेंगे? तो उसके रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दिया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर डेट थी, लेकिन जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट है वो नहीं हम बता सकते, उसके लिए हम एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या कहती है इस सेक्शन की कि एक्नॉलेजमेंट सफिशिएंट है, चाहे हमने एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉपर्टी या राइट या वो उस चीज के बारे में नहीं बात की है, चाहे हमने ये कह दिया कि हाँ पैसे तो देने हैं मैं दूंगा नहीं, तो वो भी एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है। या फिर जिस पर्सन के पास प्रॉपर्टी या राइट मतलब जिस पर्सन का प्रॉपर्टी या राइट है, हमने एक्नॉलेजमेंट उसके पास नहीं की, किसी और पर्सन के पास कर दी, देन ऑल्सो इट विल बी अ गुड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। और हमने वर्ड यूज किया साइंड, वो राइटिंग में होनी चाहिए और साइंड होनी चाहिए। तो साइंड पर्सनली भी हो सकती है, उसके एजेंट द्वारा भी हो सकती है जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड है, ठीक है।
और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर है जो, वो एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी या राइट नहीं कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 19 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। अगर हमने किसी डेट की पेमेंट या इंटरेस्ट ऑफ लीगेसी की पेमेंट के बारे में बात करनी है और वहां पे हमने जितना प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है उसके एक्सपायर होने से पहले पहले हमने क्या किया, कुछ पेमेंट कर दी, ठीक है, यहाँ पे इन राइटिंग नहीं जा रहा, कुछ हमने पेमेंट कर दी, तो जिस दिन हमने पेमेंट कर दी उसी दिन से जो हमारा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 20 बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। सेक्शन 18 और 19 में हमने एक वर्ड यूज किया, एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ। पर्सन खुद भी कर सकता है या उसका एजेंट जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड है वो भी कर सकता है, चाहे पेमेंट भी चाहे एक्नॉलेजमेंट भी। अब अगर कोई पर्सन इन अंडर डिसेबिलिटी है तो वहां पे एजेंट कौन कौन होगा, लॉफुल गार्डियन, कमेटी, मैनेजर, या फिर जो कि एजेंट जिसको कि गार्डियन, कमेटी या मैनेजर ने अपॉइंट किया है वो पर्सन को हम एजेंट ड्यूली ऑथोराइज्ड कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्लोज टू क्या कहता है कि नथिंग इन दिस सेट सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजेस चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ रिटन एक्नॉलेजमेंट साइन by or of payment made by or by agent of any other or others of them। अब यहाँ पे ये सेक्शन कहाँ कहाँ नहीं एप्लीकेबल होंगे, जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स पे, पार्टनर्स पे, एग्जीक्यूटर्स पे, मतलब जो ज्वाइंटली वो करते हैं उनमें से अगर एक ने साइन कर दिया तो दूसरे को हम बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्लोज 3 क्या कहता है, इस सेक्शन के ही अकॉर्डिंगली जो एक्नॉलेजमेंट है साइन, चाहे एक्नॉलेजमेंट जो कि साइंड है या पेमेंट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लायबिलिटी और बाय ड्यूली ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हु इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ शैल बी वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर चाहे लिमिटेड ऑफ ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे मतलब जो कि हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न्ड है, अगर उसने कोई एक्नॉलेजमेंट दे दी या पेमेंट दे दी वो वैलिड होगी। और अगर वेयर अ लायबिलिटी हैज बीन इनकर्ड बाय or on behalf of Hindu undivided family as such an acknowledgement or payment made by or by the duly authorized agent of manager। अब जो मैनेजर ऑफ फैमिली है मतलब कर्ता ऑफ फैमिली है, उसके जो एजेंट ने भी अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मैनेजर मतलब कर्ता के एजेंट ने भी अगर कुछ ऐसा किया है तो वो पूरी फैमिली को बाइंड कर देगा, ठीक है। तो हमारा ये 20 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 21 जो बात करे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लांटिफ और डिफेंडेंट। अगर सूट के इंस्टीट्यूशन के बाद हम कोई नया प्लांटिफ या नया डिफेंडेंट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, पुराने को बदल के नए को डाल रहे हैं या फिर ऐड ऑन ही कर रहे हैं, पहले जो थे तो वो तो थे ही थे, अब नए को भी हम प्लस कर रहे हैं, तो सूट क्या माना जाएगा, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जिस दिन हमने उस सूट को उस पार्टी को पार्टी बनाया है, मतलब उस बंदे को पार्टी बनाया है सूट में, उसके लिए सूट उसी दिन से इंस्टीट्यूटेड माना जाएगा, ठीक है। पर इसमें प्रोवाइजो क्या है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि न्यू प्लांटिफ या डिफेंडेंट को पहले गलती से ओमिट कर दिया था, ठीक है, गलती गुड फेथ में की गई थी, मतलब जानबूझ के नहीं हमने उसको ओमिट किया, तो कोर्ट कह भी सकते हैं कि इसको पिछली डेट से ही कंसीडर कर लो। क्लॉज 2 क्या कहता है, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to a case where a party is added or substituted owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of suit or where the plaintiff is made defendant or defendant is made as plaintiff। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा ना कि जिस दिन वो पार्टी बनाया उसके बिहाफ पे हम यही मानेंगे कि उसी दिन उसका सूट फाइल किया हुआ है। तो अब कोर्ट को भी पावर दे दी थी कि अगर गुड फेथ में थी मिस्टेक तो पुरानी डेट से भी कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अगर जो पार्टी है वो ऐड या सब्स्टिट्यूट इसलिए की गई है भी जिस दिन जब वो सूट चल रहा था तब कोई उसका जो इंटरेस्ट है वो नया ही क्रिएट हुआ था, या फिर हमने
प्लेंटिफ को डिफेंडेंट बना दिया, डिफेंडेंट को प्लेंटिफ बना दिया, तो वहां पे सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 22 बात कर रहा है कंटिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टोट्स। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में या टोट के केस में, मतलब कंटिन्यूइंग टोट के केसेस में, हर नए ब्रीच या हर एक नए टोट के कमीशन के साथ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 23 क्या कह रहा है? सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। अब अगर हम सूट फॉर कंपनसेशन फाइल करना चाहते हैं, वो कोज ऑफ एक्शन वो तब तक ही नहीं बनेगा जब तक कोई स्पेशल इंजरी नहीं हुई है। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? जब वो स्पेशल इंजरी हुई है तभी से वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं होगा। और सेक्शन 24 क्या कह रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ मेंशन्ड इन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में हमने पीरियड काउंट करना है, वो कैसे करना है? मतलब जो जॉर्जियन कैलेंडर है, जो हमारे जनवरी फरवरी वाले मंथ्स है ना, उसके अकॉर्डिंगली, उसमें जो डेज हैं उसके हिसाब से हमने जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंसीडर करना है। एक हमारे जॉर्जियन कैलेंडर है, या फिर जैसे हम विक्रम संवत जिसको हम देसी महीने कहते हैं, उनके हिसाब से नहीं कंसीडर करना। तो हमारा सेक्शन 24 तक यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 जो कि बात कर रहा है एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। ठीक है, कि आपके पास कुछ लंबे टाइम पीरियड के लिए पोजेशन है, इसलिए आपके पास ओनरशिप आ गई है। तो इसमें जो मेन सेक्शंस हैं वो सेक्शन 25, 26, 27 तक, 27 ही है। तो अब सेक्शन 25 बात कर रहा है एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप कोई असेस कर रहे हो या यूज कर रहे हो लाइट का, हवा, एयर का, या कोई बिल्डिंग को आप पीसफुली इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, एज एन ईजमेंट, ठीक है, और वो भी आप विदाउट इंटरप्शन फॉर 20 ईयर्स, आपने 20 साल तक बिना किसी इंटरप्शन के उसको शांतिमय तरीके से यूज किया, ठीक है, असेस किया या यूज किया, ठीक है। और अगर कोई वे है या वाटर कोर्स है, ठीक है, या यूज ऑफ वाटर है, या कोई और ईजमेंट है, चाहे अफर्मेटिव है चाहे नेगेटिव है। अफर्मेटिव और नेगेटिव में मतलब आपका राइट है कि आप उस चीज को यूज कर लो, वो अफर्मेटिव हो गई। नेगेटिव क्या है? आप दूसरों को रोक सको कि आपने यहाँ पे ये चीज नहीं करनी है, तो वो नेगेटिव हो गया। और वो चीज आपने पीसफुली ही या ओपनली इंजॉय की है, ठीक है, एज एन ईजमेंट, और विदाउट इंटरप्शन की है 20 साल तक, ठीक है। तो वो चाहे राइट टू असेस या यूज ऑफ लाइट, एयर या वे या वाटर कोर्स या यूज ऑफ वाटर या कोई भी ईजमेंट, वो मतलब अगर आपने 20 साल उस चीज को विदाउट इंटरप्शन कॉन्टिन्यूसली यूज कर लिया, तो वो आपका राइट क्या हो जाएगा? वो एब्सोल्यूट हो जाएगा और अनडिफिसिबल हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 25 साल कॉन्टिन्यूसली यूज कर लिया, 25 साल के बाद आपने मतलब आपके घर के पास आपने एक डायरेक्शन में क्या कर लिया, कोई विंडो बना ली जिससे सनलाइट आती है, लेकिन वो साथ में प्लॉट था किसी का। अगर वो 20 साल से पहले प्लॉट अपना तैयार कर लेता और जिस साइड आपने विंडो निकाली हुई थी ना, उस साइड वो अगर दीवार निकालना चाहता तो वो कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब आपने 25 साल उसको कॉन्टिन्यूसली यूज कर लिया। अब 25 साल के बाद जो साथ वाला प्लॉट वाला है ना, उसको अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन ऐसे करनी पड़ेगी कि आपकी वो विंडो से जहां से सनलाइट आ रही है वहां से सनलाइट प्रॉपरली आती रहे और वो इंटरप्ट ना हो, ठीक है। क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि अब जो पीरियड ऑफ 20 इयर्स है हम कैसे लेंगे? जिस दिन आपने सूट को इंस्टीट्यूट किया है, ठीक है, उसके 2 साल के अंदर अंदर वो 20 इयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। और क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने जो 20 इयर्स हैं उनको अगर वही चीज मतलब वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, तो वहां पे हम 20 इयर्स के बजाय 30 इयर्स को देखेंगे, ठीक है। वहां पे अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की थी, अगर वो प्रॉपर्टी पे 30 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो भी मैंने विंडो वाली एग्जांपल दी,
तो आप वहां पे उसके अगेंस्ट कुछ नहीं क्लेम कर सकते। लेकिन आपने 30 क्या 31 साल वहां पे प्रॉपरली उसको पीसफुली एंजॉय किया, 31वें साल में गवर्नमेंट अब यहाँ पे वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रही है, तो अब गवर्नमेंट को भी कंस्ट्रक्शन ऐसे करवानी पड़ेगी कि आपका जो सनलाइट वाला जो राइट है, ठीक है, वो इफेक्ट ना हो। अब यहाँ पे इंटरप्शन का मीनिंग एक्सप्लेन किया गया है कि इंटरप्शन कब तक नहीं कंसीडर की जाएगी, जब तक एक्चुअल डिसकंटिन्यूस ऑफ पोजेशन या एंजॉयमेंट ना हो जाए। ठीक है, अब कोई बंदा आपको मान लीजिए विंडो वाली एग्जांपल है, जिसका प्लॉट है वो कह रहा है कि आपकी ये विंडो बंद हो जाएगी, मैं यहाँ पे सोच रहा हूं कि दीवार कर दूंगा, तो वहां पे वो अभी इंटरप्शन नहीं हुई। इंटरप्शन कब होगी, वो दीवार भी बना देगा और जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है अभी मेरा तो राइट था, उसको इस चीज का नोटिस हो, ठीक है, तो ही हम इंटरप्शन कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 26 क्या बात कर रहा है, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्विएंट टेनेमेंट। अगर जो जिस लैंड या वाटर जिसके ऊपर हम ईजमेंट इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वो लाइफ इंटरेस्ट की वजह से या 3 साल के ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हमने ईजमेंट दी हुई है किसी को, ठीक है, तो जितने टाइम पीरियड तक हमने ईजमेंट इंजॉय करने के लिए दी है या फिर इंटरेस्ट चल रहा है, वो जो 20 ईयर का टाइम पीरियड है ना, जो हमने स्पेसिफिकली ईजमेंट दी है लाइफ इंटरेस्ट की वजह से या 3 साल से ज्यादा, वो 20 साल के टाइम पीरियड में से हम कट करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, सेक्शन 27 क्या कह रहा है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी। जब एट द डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड हेयर बाय लिमिटेड टू एनी पर्सन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तो जो बात कर रहे हैं ना लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नोट द राइट, तो वो यहाँ पे है कि अगर आपका पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया हुआ है, अगर वो खत्म हो गया तो आपका राइट टू सच प्रॉपर्टी भी एक्सटिंग्विश हो जाएगा। सेक्शन 27 यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका लिमिटेड टाइम पीरियड है ना, मतलब इस पर्टिकुलर सेक्शन के चंक के लिए ही है कि आपने ईजमेंट के लिए आपका जो राइट था, आपने उतने टाइम तो ध्यान दिया नहीं, अब वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपका राइट भी खत्म हो जाएगा। वैसे लिमिटेशन बात कर रहा है, लिमिटेशन बार्स द रेमेडी नोट द राइट, लेकिन जो ये पर्टिकुलर चंक है, पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, वहां पे आपका राइट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा पार्ट 5 जो बात कर रहा है मिसलेनियस की, सेक्शन 28 वहां पे रिपील्ड है। सेक्शन 29 बात कर रहा है सेविंग्स की कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 25 में आपने जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपने एक्सेप्शंस देखी होंगी कि वैसे तो ये था ना कि कंसिडरेशन के बिना अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो वॉइड होता है, लेकिन वहां पे उसके एक एक्सेप्शन क्या थी कि अगर आपने कोई पुराना डेट दिया है जो कि बार्ड बाय लिमिटेशन है, वो भी हम गुड कंसिडरेशन कंसीडर करते हैं, तो ये उसी की बात कर रहा है। और क्लोज 2 बात कर रहा है कि अगर कोई स्पेशल या लोकल लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है कि उसके उन्होंने जो स्पेशल या लोकल लॉ ने किसी सूट अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए एक अलग से टाइम पीरियड दिया है, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड अप्लाई होगा। ठीक है, वहां पे वो टाइम पीरियड अप्लाई होगा, ना कि लिमिटेशन एक्ट वाला। और सेक्शन 3 के हिसाब से अगर हम उस टाइम पीरियड के बाद सूट फाइल करेंगे या अपील करेंगे या एप्लीकेशन डालेंगे तो वो सूट बार्ड बाय लिमिटेशन होगा। और अगर जो सेक्शन जो 4 to 24 वाली प्रोविजंस हैं वो तभी अप्लाई होंगी अगर जो स्पेशल या लोकल लॉ में स्पेसिफिकली मेंशन है कि सेक्शन 4 to 24 वाली प्रोविजंस ऐसे ऐसे करके अप्लाई होंगी तो अप्लाई होंगी, अदरवाइज जो स्पेशल या लोकल लॉ है उसी की प्रोविजंस अप्लाई होंगी। क्लोज 3 क्या कह रहा है, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स विद रिस्पेक्ट टू मैरिज और डिवोर्स
नथिंग इन दिस एक्ट अप्लाई टू सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, मतलब जो मैरिज या डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब उनके अगेंस्ट सूट्स वगैरह हैं, उन पे लिमिटेशन, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट पे जो लिमिटेशन एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता। और जो ईजमेंट की डेफिनेशन है सेक्शन 25 या 26 में जो ईजमेंट वर्ड यूज किया है, ठीक है, वो इंडियन ईजमेंट एक्ट में जो स्पेशली टेरिटरीज दी हुई हैं उन पे वो चीज अप्लाई नहीं होगी। और नेक्स्ट हमारा सेक्शन 30, प्रोविजन फॉर सूट्स एटसेट्रा फॉर विच द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड इज शॉर्टर देन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन लिमिटेशन एक्ट। अब हम इंडियन लिमिटेशन एक्ट में हमने पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है, लेकिन कुछ सूट या पीरियड ऑफ लिमिटेशन कई जगह पे ऐसा है जो कि छोटा है, लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड दिया है उससे छोटा है, ठीक है। तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज शॉर्टर देन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, मतलब लिमिटेशन एक्ट जो 1908 वाला है, जो पहले वाला एक्ट है, अगर इस एक्ट में उससे छोटा पीरियड है, ठीक है, मे बी इंस्टीट्यूटेड विद इन पीरियड ऑफ 7 years नेक्स्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आने से पहले आने के बाद में, ठीक है, वो जो सूट जिनके लिए हमने पहले बहुत टाइम दे रखा था, वो सूट अब ज्यादा से ज्यादा इस एक्ट के आने के बाद 7 साल के अंदर अंदर फाइल किए जा सकते हैं, या जितना भी टाइम पीरियड इंडियन लिमिटेशन एक्ट में 1908 में दिया है वो टाइम पीरियड मिलेगा। लेकिन फिर उन दोनों में क्या, जैसे सेक्शन 8 में दिया है, जो टाइम पीरियड पहले एक्सपायर हो जाएगा वो मिलेगा, ठीक है, 7 साल। जब मान लीजिए उसमें से सिर्फ 3 साल ही बचे थे उसकी प्रोविजंस को देख के, तो 3 साल। अब क्या प्रोवाइडेड कि अगर कोई ऐसा सूट, ठीक है, अब वहां पे 7 ईयर एक्सपायर हो गए पहले, जब इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1908 में जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया है ना, उससे पहले ही मतलब 7 ईयर एक्सपायर हो रहे हैं, या फिर मतलब वहां पे 7 ईयर से कम टाइम पीरियड था, तो अब उस पर्टिकुलर सूट में हमें कितना टाइम मिलेगा जो इस एक्ट में दिया हुआ है। कोई अपील या एप्लीकेशन जिसमें लिमिटेशन एक्ट का टाइम पीरियड शॉर्टर है देन दैट लिमिटेशन एक्ट 1908 से, तो वहां कितना टाइम पीरियड मिलेगा, इस एक्ट के आने के बाद हमें 90 दिन मिलेंगे, ठीक है, या फिर जो लिमिटेशन एक्ट में दिया है जो पहले टाइम पीरियड एक्सपायर होगा वो मिलेगा। सेक्शन 31 बात कर रहा है प्रोविजंस एज टू बार्ड और पेंडिंग सूट्स। Nothing in this act shall enable any suit, appeal or application to be instituted, मतलब कोई सूट हमने पहले बार किया हुआ था 1908 वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो इस एक्ट के आने से हम उसको इनेबल नहीं कर सकते, वो बार्ड थे तो अब भी हम उनको फाइल नहीं कर सकते। या फिर कोई सूट अपील या एप्लीकेशन पहले से चल रही थी, हम उनको बार नहीं कर सकते। तो ये हमारा सेक्शन 31 था। सेक्शन 32 रिपील्ड है, और इसी के साथ जो हमारा इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा हमारे लिमिटेशन एक्ट में एक शेड्यूल है जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताया हुआ है, जैसे कि इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। पार्ट्स कितने हैं इन टोटल यहाँ इसमें, इसमें पहले तो डिविजन्स की हुई हैं, ठीक है, और डिविजन्स में जो फर्स्ट डिवीजन है उसमें इन टोटल हमारे 10 पार्ट्स है, ठीक है, और जो सेकंड डिवीजन है वो हमारी अपील्स की है, और जो थर्ड डिवीजन है वो एप्लीकेशंस की है। जो सूट्स हैं उसमें भी फिर सूट्स रिलेटिंग टू अकाउंट्स, ठीक है, सूट्स रिलेटिंग टू डेक्लरेशंस,
suit relating to contract, suit relating to decrease and instrument, suit relating to immovable property, suit relating to movable property, suits relating to torts, suit relating to trust and trust properties, suits relating to miscellaneous matters, एंड सूट फॉर देयर इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो यहाँ पे ये 10 पार्ट्स में सूट्स के लिए है, फिर जो सेकंड डिवीजन है वो अपील्स के लिए है। इसमें इनके टाइम पीरियड बताए गए हैं, जैसे अकाउंट्स के टाइम पीरियड में हमारा जो टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कब से रिकॉन हो रहा है और कितना टाइम पीरियड मिला है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हम कब से कंसीडर करेंगे, कितना टाइम देंगे, तो ऐसे फर्स्ट शेड्यूल में ये दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें इन टोटल कितनी एंट्रीज हैं, 137 एंट्रीज हैं जो बताई हुई हैं, जिनका टाइम पीरियड हमें बताया गया है। तो आज के लिए लिमिटेशन एक्ट में इतना ही। थैंक यू।